हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज कल के आगे के प्रश्न को सभी कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और यहाँ से प्रश्न बनता है तो आप लोगों को पता ही है। तो आज के सेशन का पहला ही प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है। देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है। तो किन के बारे में बात कर रहा है? सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में, यानी सूर, तुलसी और जैसी के बारे में बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, आत्मजयी के रचयिता कौन है? आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण को माना जाता है। किसको माना जाता है? कुंवर नारायण को माना जाता है आत्मजयी के रचयिताकार को। अगला है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन होंगे? कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन? बालकृष्ण भट्ट को माना जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? ये हालांकि ये जीएस का प्रश्न है, बट आप लोगों से कभी कभी पूछ लेता है, तो इसलिए इसको भी हिंदी में टाइप करवा दिया था। तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज किसे कहा जाता है या कौन है? तो क्रो-मैग्नन को, क्रो-मैग्नन मनुष्य को कहा जाता है आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा है महादेवी वर्मा जी। कौन है? महादेवी वर्मा जी को कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग के चरण कौन है? तो आधुनिक युग के चरण है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा आप लोगों को पता है तेलुगु भाषा है। महाराष्ट्र या उसके आसपास की भाषा क्या है? कोंकणी भाषा है। कौन सी भाषा? कोंकणी भाषा। गोवा की तो मुख्य भाषा ही कोंकणी है। बिहार की है मैथिली भाषा है। अवधी भाषा हमारे उत्तर प्रदेश की है। बिहार की मैथिली है। अगला है, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है? आसमान पर चढ़ाने का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना, यानी किसी की भी बड़ाई करो तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर करो कि वो वैसा है वैसा है। हाल में होता कुछ नहीं है और सिर्फ बढ़ा चढ़ा कर किसी की बड़ाई करना है। किसी अपने ही सामान को ही रख लो, सामान को ही बढ़ा चढ़ा कर बताओ तो ही क्या कहा जाता है कि किसी की बढ़ा चढ़ाकर बड़ाई करने का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। अगला प्रश्न है, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण है ऐतिहासिक। क्या है? ऐतिहासिक है। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो ईदगाह कहानी है मुंशी प्रेमचंद्र की। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। इम्पॉर्टेंट है, नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू है तुर्की भाषा का शब्द। किसका है? तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। एक है, अगली पंक्ति है, पंक्ति कहाँ से ली गई है ये आपको बताना है और किस भाषा में है ये आपको बताना है। एक नार पिया को भानी, एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा जो पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है और कहाँ से ली गई है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही शायद इसको पढ़ाया है। एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा जो पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? तो ब्रज भाषा की। किस भाषा की? ब्रज भाषा की है। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात कौन से कवि हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। कौन कवि हैं? माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिच भाषा समूह की भाषा को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रिच भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? किरात कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? किरात कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, कटकटान कपिकुंजर भारी
कटकटान कपि कुंजर भारी, द्रुह भुजदंड तमक महिमारी। एक मिनट। तमक महिमारी, डोलत धरत सभा पद खसे, चले भाजी मारूत ग्रसे, प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? पहले पूरी पंक्ति देखिएगा। कटकटान कपि कुंजर भारी, द्रुह भुजदंड तमक महिमारी, डोलत धरत सभा पद खसे, चले भाजी भय मारूत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? कौन है इस पंक्ति के रचयिता? कहाँ की पंक्ति है? तो तुलसीदास की। कहाँ से लिया गया है? रामचरितमानस से लिया गया। हनुमान जी के ऊपर लिखी गई सुंदर कांड की वो पंक्ति है। कौन सी? कपि कटान कपि कुंजर भारी। ये पंक्ति तुलसीदास की पंक्ति है। कहाँ से ली गई है? सुंदर कांड से ली गई है। तुलसीदास के तुलसीदास के रामचरितमानस और सुंदर कांड से ली गई यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, नंबर पर मत जाइएगा। नंबर कभी कभी कोई पूछ लेता है, नंबर इधर उधर है, तो नंबर से कोई मतलब नहीं होता, प्रश्न ही अच्छे होने चाहिए बस। भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार काव्य के तत्व कितने माने गए हैं? तो काव्य के तत्व कितने माने गए हैं? 5 तत्व माने गए हैं। कौन कौन सा? शब्द और अर्थ है, रस है, गुण है और अलंकार है। 5वां है दोष रीतिये काव्य। अगला है, आधुनिक कवियों ने काव्य के प्रयोजन में क्या विचार दिए हैं? तो आधुनिक कवियों ने काव्य के प्रयोजन में क्या क्या विचार दिया है? ज्ञान का विस्तार करना है, मनोरंजन है, लोक मंगल है और उपदेश है। आधुनिक कवियों ने अपने काव्य प्रयोजन में इतने विचार दिए हैं: ज्ञान विस्तार, मनोरंजन, लोक मंगल और उपदेश। अगला प्रश्न है, खंड काव्य में सर्ग खंड होते हैं, कितने होते हैं? 7 से कम होते हैं। सर्ग खंड कितने होते हैं? 7 से कम होते हैं। प्रश्न ऐसे ही पूछता है कि खंड काव्य में कितने सर्ग खंड होते हैं? तो 7 से कम होते हैं। अगला प्रश्न है, शैली के आधार पर काव्य के भेद हैं, कौन से? गद्य और पद्य को मिलाकर क्या बनता है? चंपू शैली का विस्तार होता है। तो शैली के आधार पर काव्य के 2 भेद हैं, गद्य और पद्य, दोनों मिलाकर क्या हुआ? चंपू शैली। अगला है, दृश्य काव्य के भेद कितने हैं? रूपक और उपरूपक हैं। रूपक और उपरूपक हैं, यानी कि कह रहा है दृश्य काव्य के 2 भेद हैं, रूपक और उपरूपक। अगला प्रश्न है, महाकाव्य का प्रधान रस होता है। महाकाव्य का प्रधान रस क्या होता है? वीर, श्रृंगार या शांत रस होता है। महाकाव्य का प्रधान रस माना जाता है। अगला प्रश्न है, महाकाव्य के प्रारंभ में होता है, क्या होता है? मंगलाचरण या इष्ट देव की पूजा होती है महाकाव्य के प्रारंभ में। अगला है, रूपक के भेद हैं। रूपक के कितने भेद हैं? तो रूपक के भेद हैं, नाटक है, पहला होगा नाटक, प्रकरण, भाण होता है, प्रहसन होता है, व्यायोग होता है, समोकार होता है, बीथ होती है, यह मृग होता है, अंक होता है। तो रूपक के भेद इतने माने जाते हैं: नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, व्यायोग, समोकार, बीथ, यह मृग और अंक। ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो रूपक के भेद के अंतर्गत आते हैं। अगला है, महाकाव्य में खंड का या सर्ग होते हैं, 8 और अधिक होते हैं, यानी कि 8 से अधिक होते हैं महाकाव्य में खंड या सर्ग होते हैं। तो अगला प्रश्न है, महाकाव्य के एक सर्ग में एक छंद का प्रयोग होता है, इसका परिवर्तन किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? तो सर्ग के अंत में किया जा सकता है। कब? सर्ग के अंत में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मुक्तक काव्य है, क्या है? एकांकी सादृश्यों की चमत्कृत करने में समर्थ पद है। क्या? मुक्तक काव्य क्या काव्य है? एकांकी सादृश्यों को चमत्कृत करने में समर्थ पद क्या माना जाता है? मुक्तक काव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य वनस्थली है। प्रबंध काव्य वनस्थली है तो मुक्तक काव्य गुलदस्ता है। यह कथन यानी उक्ति किसने कही है? यह उक्ति किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है, मुक्तक कार के लक्षण होते हैं।
मुक्तककार के कितने लक्षण होते हैं अगर पूछता है? मार्मिकता होता है, कल्पना होता है, प्रवण होता है, व्यंग होता है, प्रयोग होता है। मुक्तक काव्य के लक्षण होते हैं मार्मिकता, कल्पना, प्रवण और व्यंग। प्रयोग होता है। प्रयोग कोमलता, सरलता, नांद, सौंदर्य किसके अंतर्गत आते हैं? मुक्तककार के लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मुक्तक के भेद हैं। तो मुक्तक के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, रस मुक्तक और सूक्ति मुक्तक है। 39वां नंबर है रस मुक्तक और सूक्ति मुक्तक इसके अंतर्गत आते हैं, मुक्तक के भेद के अंतर्गत आते हैं। अगला है काव्य के गुण होते हैं। काव्य के कितने गुण होते हैं? तो काव्य के रचनात्मक स्वरूप का उन्नयन कर रस को उत्कर्ष प्रदान करने की क्षमता क्या कहलाता है? काव्य के गुण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है भरत और दंडी के अनुसार काव्य के गुण के भेद हैं। कितने भेद हैं? श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद सुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारता व कांति किसके हैं? भरत और दंडी के अनुसार काव्य के गुण हैं। अगला है आचार्य मम्मट ने काव्य के गुण बताए हैं। क्या बताया है? माधुर्य, ओज और प्रसाद। आचार्य मम्मट के काव्य गुण बताए हैं। अगला प्रश्न है माधुर्य गुण में वर्जन है। क्या है? टाठा, डाढ़ा एवं समास युक्त रचना है, माधुर्य गुण के वर्जन के अंतर्गत आती है। फिर से देखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। टाठा, डाढ़ा एवं समास संयुक्त रचना माधुर्य गुण के अंतर्गत आती है। अगला है काव्य दोष वह तत्व है जो रस की हानि करता है। यह परिभाषा किसने दी है? आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है मम्मट ने काव्य दोष को वर्गीकृत किया है। किसमें वर्गीकृत किया है? शब्द, अर्थ व रस दोष में वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न है त्रुटि कटुत्व दोष है। त्रुटि कटुत्व दोष क्या है? जहाँ परुष वर्णों का प्रयोग होता है उसे त्रुटि कटुत्व दोष कहते हैं। अगला है परुष वर्णों का प्रयोग कहाँ वर्जित है? तो श्रृंगार, करुण तथा कोमल भाव की अभिव्यंजना में वर्णित है परुष वर्णों का प्रयोग। अगला प्रश्न है परुष वर्ग किस अलंकार में वर्जित नहीं है? तो यमक आदि में वर्जित नहीं है। किसमें? यमक आदि में वर्जित नहीं है। अगला प्रश्न है परुष वर्ण कब गुण बन जाते हैं? तो वीर, रौद्र और कठोर भाव में परुष वर्ण गुण बन जाते हैं। किसमें? वीर, रौद्र और कठोर भाव में। अगला प्रश्न है त्रुटि कटुत्व दोष किस वर्ग में आता है? तो किसमें आता है? शब्द दोष के अंतर्गत आता है त्रुटि कटुत्व दोष। ये रहे आज के कुछ प्रश्न। तो आप लोग इसको प्रश्न सभी इम्पॉर्टेंट हैं, नोट जरूर कर लीजिएगा। इसके आगे मिलते हैं कल की क्लास में। तो प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे के प्रश्न आप लोगों को कल की क्लास में मिलेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल अगर पसंद आता है तो लाइक कर दिया करिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। नमस्कार।